प्रस्तुत है वन इंडियन गर्ल चेतन भगत के द्वारा। प्रस्तावना। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा बेहतर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। कुछ लोग रात को जल्दी सो जाते हैं। मैं उनमें से भी नहीं हूँ। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं पिछले 2 घंटे से बिस्तर में करवटें बदल रही हूँ। 15 घंटे बाद मेरी शादी होने वाली है। कोई 200 मेहमान मेरी शादी में शरीक होने के लिए यहाँ गोवा के इस आलीशान होटल में आए हैं। मैं उन सबको यहाँ लाई हूँ। सभी बहुत एक्साइटेड हैं। आखिर ये मेहता फैमिली की पहली डेस्टिनेशन वेडिंग जो है। मैं दुल्हन हूँ। मुझे अपनी ब्यूटी स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं है। दरअसल एन इस वक्त मुझे जिस चीज़ का सबसे कम परवाह है वह मेरी ब्यूटी ही है। मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज़ घूम रही है, वो ये कि इस बखेड़े से बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि जैसा कि मेरे साथ अक्सर होता है, मैं फिर ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मुझे ही नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। रूम नहीं है? क्या मतलब कि रूम नहीं है? मैंने गोवा मैरियट के लॉबी मैनेजर अरिजीत बनर्जी से कहा। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरिजीत ने अपनी नपी तुली आवाज़ में बोलना शुरू किया था कि मॉम ने उसे बीच में टोक दिया। ये मेरी बेटी की शादी है, क्या आप हमारी नाक कटवाओगे? उन्होंने इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि रिसेप्शन स्टाफ के बाकी के तमाम लोग चौंक गए। नो मैम, केवल 20 रूम्स की शॉर्टेज है। आपने 100 रूम बुक्स कराए थे, लेकिन हमने तब भी 80 रूम देने का ही प्रॉमिस किया था। हम आपको और भी रूम देना चाहते थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के फंक्शन के कारण। लेकिन हम अपने गेस्ट को क्या बोलें जो अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं? मोम ने कहा। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक और होटल है, हरजीत ने कहा। हम सब लोग यहाँ एक साथ ही रहेंगे। तुम एक सरकारी फंक्शन के लिए मेरी बेटी की शादी खराब कर दोगे क्या? मोम ने कहा। उनकी सांसें फूलने लगी थी, जो कि आने वाले तूफान का साफ इशारा था। मॉम, आप प्लीज़ डैड के पास जाकर बैठो, मैं इधर संभाल लूँगी, मैंने कहा। माँ ने घूर कर मेरी ओर देखा। मैं दुल्हन थी। मैं ये सारा काम कैसे संभाल सकती थी? मुझे तो रूम्स के बजाय अपने फेशियल की फिक्र करनी चाहिए। लड़के वाले 3 घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। उन्होंने लॉबी के बीचों बीच रखे सोफे की तरफ जाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। मेरे पिता वहाँ पर अपनी बहन बड़ी बहन कमला बुआ के साथ बैठे थे। लॉबी के बाकी काउचेस पर दूसरे अंकल और आंटी जमकर बैठे थे। मैरियट पर मेहताओं का कब्जा हो चुका था। माँ ने मेरे पिता को भी तनिक घूर कर देखा, जिसका मतलब यह था कि तुम कभी किसी मामले में खुद कुछ करोगे या नहीं। पिता पलट कर बैठ गए। मैं फिर लॉबी मैनेजर की ओर मुखातिब हुई। क्या किया जा सकता है अरिजीत? मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर है, मैंने कहा। हम दिल्ली से सुबह की फ्लाइट से आए थे। गुलाटी परिवार यानी कि लड़के वाले मुंबई से 3 बजे उड़कर 4 बजे गोवा पहुंचने वाले थे। उन्हें 5 बजे तक होटल ले आने के लिए 20 इनोवा हायर की गई थी। मैंने टाइम चेक किया, 2:30 बज चुके थे। देखिए मैम, हमने मेहता गुलाटी वेडिंग के लिए एक स्पेशल डेस्क सेट की है और अभी हम आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए ही चेक इन कर रहे हैं, अरिजीत ने कहा। उसने लॉबी के एक कोने की ओर इशारा किया, जहाँ मेरिट स्टाफ की 3 लड़कियां चेहरे पर परमानेंट स्माइल किए लिए बैठी थी। वो सभी का हाथ जोड़कर स्वागत कर रही थी। हर गेस्ट का सीपियों की माला पहनाकर स्वागत किया जाता और उन्हें रूम की चाबियां, मेरिट गोवा का नक्शा और वेडिंग इन्फॉर्मेशन बुकलेट दी जाती। बुकलेट में आने वाले सप्ताह का पूरा कार्यक्रम लिखा होता, जिसमें सर जिसमें सेरेमनीज के समय, स्थान वगैरह की सूचनाएं होती। हमारे साइड के लोग 50 रूम से लेंगे तो गुलाटीज को भी इतने रूम से लगेंगे, मैंने कहा। मैम, यदि आप 50 रूम से ले लेंगे तो हमारे पास उनके लिए 30 रूम्स ही रह जाएंगे, हरजीत ने कहा। सूरज कहाँ है? मैंने कहा। सूरज मून शाइन इवेंट्स का ओनर था। हमने इसी इवेंट मैनेजर को शादी के लिए अपॉइंट किया था। हम आखिरी वक्त में कुछ मैनेज कर लेंगे, ऐसा उसने मुझसे कहा था। एयरपोर्ट पर अरिजीत ने जवाब दिया। मेरे पिता रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचे और पूछा, सब ठीक तो है ना बेटा? मैंने मैंने उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई। 3 रूम्स गुलाटीज के 120 गेस्ट हैं, उन्होंने कहा। एग्जैक्टली, मैंने अपने हाथ पटकते हुए कहा।
अब मोम और कमला बुआ भी रिसेप्शन के डेस्क पर आ गए। कमला बुआ ने कहा, मैंने सुदर्शन से पहले ही कहा था, गोवा में क्या रखा है, दिल्ली में मैरिज हॉल और फार्म हाउसेस का कोई टोटा है क्या? लेकिन लगता है तुम लोगों के पास फिजूल खर्ची करने के लिए बहुत सारा पैसा है। मैं उन्हें पलट कर जवाब देना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे एक मदर लुक दी तो मैं चुप रही। आखिरकार वे हमारे मेहमान हैं। मैं खुद को दिलासा दिया और एक लंबी सांस छोड़ी। हमारी तरफ से कितने मेहमान हैं? माँ ने पूछा। मेहता फैमिली की तरफ से 117 गेस्ट हैं, अरिजीत ने अपनी रिजर्वेशन सीट में से गिनती करते हुए कहा। यदि हम 80 लोग होते तो दोनों साइड के लोग एडजस्ट कर लेते, मैंने कहा। लेकिन अब तो कहीं और जाना होगा। मेहताज के लिए चेक इन फ़ौरन बंद कर दो। अरिजीत ने कोने में बैठी स्माइल करने वाली लड़कियों को इशारा किया। उन्होंने स्माइल करना बंद कर दिया और चेक इन से रोकते हुए सीपियों की माला अपने दराजों में रखने लगी। लेकिन हम लड़के वालों के लिए कमरों की संख्या कम कैसे कर सकते हैं? मैंने शॉक्ड आवाज़ में कहा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मैंने कहा। उन्हें कितने रूम्स की उम्मीद थी? उन्होंने पूछा। 50, मैंने कहा। उन्हें अभी फ़ोन लगाओ और वो यहाँ तक आने से पहले रीएडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम लड़के वालों को एडजस्ट करने को कैसे बोल सकते हैं? कमला बुआ ने कहा। अपर्णा, आर यू सीरियस? मैंने कमला बुआ मेरी तरफ देखा। लेकिन हम केवल 20 रूम्स में कैसे मैनेज करेंगे? 30 रूम्स में कैसे मैनेज करेंगे? मैंने कहा और अपने पिता की ओर मुड़ते हुए उनसे बोली, डैड, उन्हें अभी फ़ोन लगाओ। सुदर्शन, उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी इंसल्ट मत करो। कमला बुआ ने कहा। हम 30 कमरों में ही मैनेज कर लेंगे, ठीक है? हम में से कुछ लोग फर्श पर सो जाएंगे। किसी भी फर्श पर सोने की ज़रूरत नहीं है बुआ, मैंने कहा। आई एम सॉरी कि ऐसे हालात बन रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास 80 रूम्स हैं तो सीधा हिसाब यही है कि एक रूम में 3 लोग रहेंगे। फिर इतने सारे बच्चे भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम 30 में ही मैनेज कर लेंगे, मैंने कहा। मोम, तब हमें एक रूम में 4 लोगों को एडजस्ट करना होगा, जबकि गुलाटीज़ के पास इतना सारा स्पेस होगा। उन्हें बता देते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा। क्यों? अरे वो लड़के वाले हैं। तुम्हें क्या इतनी बात समझ में नहीं आती? मैं अपनी शादी में हार का सामना नहीं करना चाहती थी, खासतौर पर उन लोगों के यहाँ पहुँचने के 1 घंटे के भीतर। लिहाजा मैंने अपने पिता से कहा, डैड, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी फैमिली हमारी बात को समझ जाएगी। आखिर हम लोग यहाँ पर पूरे 6 दिनों के लिए हैं, हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। जाहिर है डैड ने कुछ नहीं सुना। उनकी पत्नी और उनकी बहन, ये 2 औरतें उन्हें रिमोट से चलाती थीं, और ऐसे पहली बार हो रहा था कि वो दोनों किसी बात पर सहमत थीं। बेटा, ये रस्म व रिवाज हैं, तुम अभी नहीं समझती। हमें उन लोगों का ख्याल रखना होगा। हमेशा लड़के वालों से उम्मीद की जाती है कि वो एडजस्ट करेंगे। मैंने और 5 मिनट तक बहस की, लेकिन जब कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आया तो मैंने हार मान ली। हम एडजस्टमेंट के बारे में बात करने लगे। तुम और अदिति एक कमरे में हो जाना, माँ ने मेरी बहन की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, उसे अपने हस्बैंड के साथ ही रहना दो। जीजू क्या सोचेंगे, मैंने कहा। हाल एक दूसरे जेंट्स के साथ एडजस्ट कर लेगा, कमला बुआ ने कहा। अगले 20 मिनटों में ये 2 औरतें 117 लोगों वाली मेहता फैमिली को 30 कमरों में एडजस्ट कराने की प्लानिंग बनाती रही। उनके मानदंड बहुत अजीब हो रहे थे, जैसे रूम शेयर करने वालों को एक दूसरे से नफरत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपस में लड़ाई फसाद वाले रिश्तेदारों को अलग अलग ठहराया जाना था। यह ऐसे लोगों को साथ नहीं रखा जाना था जो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो सकते थे, या उसके लिए मिक्स जेंडर वालों को अलग रखा जाना था, फिर चाहे वो 80 साल के ऊपर ही क्यों ना हो। 5 बच्चों को एक रूम में पैक किया जाना था, अक्सर किसी बुजुर्ग के साथ। कमला बुआ, जो कि एक विधवा है, ने बहुत ही नाटकीय तरीके से कहा कि वे मेरे माता पिता के कमरे में फर्श पर सो जाएंगे, जिस पर मेरे पिता को मजबूरन कहना पड़ा कि फर्श पर वो सोएंगे, वो उनके बेड पर सो सकती हैं। अरिजीत लगातार कहता रहा कि वह रूम्स में एक्स्ट्रा बेड लगवा देगा, लेकिन फर्श पर सोने को तैयार एक पंजाबी बुआ के त्याग के सामने मैरियट होटल का एक्स्ट्रा बेड क्या चीज़ है। मैं तो रोटी और अचार खाकर ही अपना गुजारा कर लूँगी, कमला बुआ ने कहा। ये मैरियट है बुआ, यहाँ सभी के लिए काफ़ी खाना है, मैंने कहा। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। इससे तो अच्छा होगा कि हम रियल लोकेशंस पर ध्यान दें। हमें गुलाटीज़ के आने से पहले ही चेक इन करना होगा, मैंने कहा। इस अफरा तफरी के बीच मैं ये भूल गई कि मैं यहाँ किस लिए आई थी। मैं अपनी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देने को आई थी। मैं यहाँ वह करने आई थी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मैं करूँगी अरेंज्ड मैरिज।
मैं यहाँ हज़ार इंतज़ामों और बंदोबस्तों के बीच उलझी हुई थी। मैंने पल भर को ठहर कर सोचा कि महज एक हफ्ते के भीतर मेरी शादी हो जाएगी, एक ऐसे आदमी के साथ जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। फिर ताउम्र मुझे उसके साथ अपना घर, बिस्तर और ज़िंदगी साझा करनी होगी। लेकिन मैं अभी तक ये सच लेकिन अभी तक इस सच का सामना क्यों नहीं कर पाई थी? इसके बजाय मैं चैट पर सूरज से क्यों उलझ क्यों रही थी? मैं रूम्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई सूरज, ये ठीक नहीं है सूरज। सॉरी, रियली सॉरी। पॉलिटिकल रीजंस थे। मैंने कोशिश की, सचमुच। मैं तुमने तो कहा था कि तुम रूम्स का इंतज़ाम करवा दोगे। सूरज, हाँ मैंने कहा था, लेकिन गोवा के सीएम को रूम्स की ज़रूरत आन पड़ी। मेरा एक सीएम को तो मना नहीं कर सकता है ना मैं। अभी और कौन सी चीज़ों पर इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सूरज, अब और कुछ नहीं होगा। मुंबई से इंडिगो लैंड कर चुकी है। हम गेस्ट को रिसीव करने जा रहे हैं। सी यू सून। मैं मेहता गुलाटी चेक इन डेस्क पर पहुंची। मेरी फैमिली के सभी गेस्ट चेक इन कर चुके थे। कुछ ने ज़रूर तीन तीन लोगों के साथ रूम शेयर करने के बाद बात पर मुंह बनाया, लेकिन अधिकतर को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। माँ का कहना था कि मुंह बनाने वाले लोग वही थे जो हमसे जलते थे। वे लोग जो इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि हम ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे कि गोवा में डेस्टिनेशन वेटिंग कर सकें। वहीं माँ के मुताबिक जो लोग चुपचाप राजी हो गए थे, वे वो लोग थे जो समझते थे कि लड़के वालों को तो हमेशा ही झुकना ही पड़ता है। मेरे सामने ये लड़के लड़की वाले मत किया कीजिए, मुझे पसंद नहीं है, मैंने कहा। मॉम और मैं लॉबी में बैठे थे, इस सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं होटल स्टाफ ने गुलाटीज़ के लिए स्पेशल चेक इन डेस्क तैयार कर रखी है या नहीं। क्या तुम एक हफ्ते के लिए अपना ये फेमिनिज्म का झंडा फहराना बंद कर सकती हो? ये शादी है, कोई एनजीओ एक्टिविस्ट वेन्यू नहीं। माँ ने कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये पूरा खर्चा तुम ही उठा रही हो। फिर भी रीति रिवाजों का लिहाज तो करना ही होता है। लेकिन ये रीति रिवाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भरे हुए हैं। तुमने अपने पार्लर की अपॉइंटमेंट चेक की या नहीं? दीदी भी पूरे 7 दिनों तक हेयर डू और मेकअप चाहती थी। जब बीमा किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती तो वो इस तरह की बातचीत का रुख मोड़ दिया करती थी। हाँ, अदिति दीदी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हैं, मैंने कहा। तो जाओ और चेंज कर लो, मॉम ने कहा। क्या तुम ये जीन्स और टी शर्ट में लड़के वालों से मिलोगे? और अपने गले को दिखाओ, अपने गले को तो देखो। आपने फिर लड़के वाले का, और मेरे गले में क्या खराबी है? तुमने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है, जाओ जाकर सलवार कमीज पहन लो और मेरे ज्वेलरी बॉक्स से लेकर इन चेन गले में डाल लो। मैं अभी भी यहाँ आई हूँ और अभी से गेस्ट के लिए रूम्स में के अरेंजमेंट में लगी हुई हूँ। अभी मुझे बन ठन कर रहने की क्या ज़रूरत है? क्या लड़का भी फ्लैट से उतरने के बाद ऐसा समझ कर यहाँ पर आएगा? मेरी माँ ने हाथ जोड़ लिए। जब उनके तमाम तर्क नाकाम हो जाते तो वो यही करती। अजीब बात है कि अक्सर उनकी ये जुगत कामयाब भी रहती थी। मैं हार मानकर उठ खड़ी हुई। उन्होंने मुझे अपने और मेरे रूम की चाबियां थमाई। मैं पहले उनके रूम में गई और उनके ज्वेलरी बॉक्स में से सबसे पतला सोने का हार निकाला। मैं ये सब करने के लिए क्यों राजी हो रही हूँ? नेकलेस के पहनते समय मैंने सोचा। शायद इसलिए कि मैं चीज़ों को अपनी तरह से करके कामयाब नहीं हो पाई। वीमेंस एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की तमाम बातों से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शायद कमलबू और मोम का तरीका ही ज़्यादा सही था। मैं अपने कमरे में पहुंची। कॉरिडोर में 4 बड़े बड़े सूटकेस ठसे हुए थे। उनमें से 2 बड़े बैग मेरी बहन के थे, जो अपने साथ इतनी ड्रेसेस लेकर आई थी कि उतनी कीमत में एक पूरा रिटेल स्टोर खरीदा जा सकता था। मैं अपना एक सूटकेस खोला, उसमें से पीले रंग की सिल्क सलवार कमीज निकाली जिसकी बॉर्डर पर जरी का महीन काम था। मेरी माँ ने कहा था कि इसे पूरे हफ्ते कॉटन नहीं पहनना है। मैंने कपड़े उतारे और अपने को आईने में देखा। मेरे लहरदार बाल बड़े हो गए थे, अब मेरे कंधों तक जा रहे थे। मैं पतली दुबली नज़र आ रही थी। शादी से पहले की गई 2 महीनों की डाइट का यह नतीजा था। मैं हांगकांग में जो ब्लैक ला पेरेला लॉन्जरी खरीदी थी, उसने भी मेरे फिगर के उतार चढ़ाव को उभारने में मदद की थी। महंगी अंडरवियर किसी को भी सेक्सी बना सकती है, मैंने मन ही मन खुद से कहा। अतीत में कुछ मर्द मुझे सेक्सी कहकर पुकार चुके थे, लेकिन शायद वो ये सच नहीं कह रहे थे। आखिर मैं अपने आप को लेकर इतनी सख्त क्यों हूँ? आखिर कुछ मर्द मुझे सच में सेक्सी क्यों नहीं समझ सकते? वेल, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है।
बहुत जल्दी मुझे एक नए मर्द के सामने अपने कपड़े उतारने होंगे। इस ख्याल से मैं इस शहर गई। मैं आईने के और करीब आई। मैंने अपने चेहरे को नज़दीक से देखा। इट्स ऑल हैपनिंग राधिका, मैंने जोरों से कहा। हाय, मैं राधिका मेहता हूँ और इसी हफ्ते मेरी शादी होने जा रही है। मैं 27 साल की हूँ और मेरी परवरिश दिल्ली में हुई है। मैं लंदन में एक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सॉक्स के लिए काम करती हूँ। मैं डिस्ट्रेस्ड डेट ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरी कहानी पढ़ने के लिए शुक्रिया। बहरहाल मैं आपको एक बात बता देनी चाहती हूँ। शायद आप मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद ना करें। कारण अव्वल तो ये कि मैं एक बहुत पैसा कमाती हूँ। दूसरा ये कि दुनिया जान के हर चीज़ को लेकर मेरा एक ओपिनियन है। और तीसरा ये कि मैं पहले दुनिया जान के हर चीज़ को लेकर मेरा मेरा एक ओपिनियन है। और तीसरा ये कि मैं पहले सेक्स कर चुकी हूँ ना। अगर मैं लड़का होती तो आपको इन तमाम बातों से कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन चूंकि मैं लड़की हूँ इसलिए ये तमाम बातें मुझे बहुत हर दिल अजीज़ तो नहीं बनाती होंगी, है ना। मैं थोड़ी नर्ड पढ़ाकू भी हूँ और मैं और मेरी बहन अतिथि की पढ़ाई दिल्ली में पूसा रोड के स्प्रिंग डेल्स स्कूल में हुई है। वह मुझसे एक साल ही बड़ी है। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी पहली संतान बेटा हो। जब अतिथि दीदी का जन्म हुआ तो उन्होंने तय किया कि इस नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी की जाए। इसलिए मेरे पिता SBI नारायणा विहार के ब्रांच मैनेजर सुदर्शन मेहता ने तय किया कि उनकी होम मेकर बीवी अपर्णा मेहता एक और संतान को जन्म देगी। अफसोस की दूसरी संतान भी बेटी हुई, यानी कि मैं। बताया जाता है कि उसके बाद उन्होंने 2 बार फिर कोशिश की और दोनों ही बार माँ को अबॉर्शन करवाना पड़ा, क्योंकि ये पाया गया था कि उनके पेट में फिर बेटियां पल रही थीं। कुछ साल पहले मैं इस विषय पर माँ को घेरना चाहता, लेकिन उन्होंने बात को टाल दिया। मुझे अब कुछ याद नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ खुश हूँ। आपने 2 बार अबॉर्शन करवाया, आप कह रही हैं कि आपको याद नहीं? तुम मुझे जज करने लगोगी, इसलिए तुम्हें इस बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि बेटा नहीं होने का क्या मतलब होता है। उसके बाद मैंने उनसे ये सवाल पूछना ही बंद कर दिया। स्कूल में अतिथि दीदी मुझसे कई गुना अधिक पॉपुलर थी। लड़कों को उस पर क्रश होता था, जबकि मैं एक ऐसी लड़की थी जो 6ठी क्लास में चश्मा लगाने लगी थी। अतिथि दीदी का रंग गोरा था, जबकि मेरा रंग गेहुआ था। हम दोनों किसी फेयरनेस क्रीम के ऐड में दिखाई जाने वाली बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरों की तरह थी। जाहिर है मैं बिफोर वाली तस्वीर की तरह थी। अतिथि दीदी ने 12 साल की उम्र में से ही डाइटिंग शुरू कर दी थी। अतिथि दीदी ने 12 साल की उम्र में ही डाइटिंग शुरू कर दी थी। 13 की उम्र में वह 13 की उम्र से वो अपने टांगों को वैक्स कराने लगी थी, जबकि मैं 12 की उम्र में अपनी क्लास में टॉप किया था और 13 की उम्र में मैथ्स ओलंपियाड जीता। जाहिर है मेरी दीदी मुझसे ज़्यादा कूल थी। स्कूल में लोग या तो मुझे नोटिस ही नहीं करते थे या मेरा मजाक बनाया करते थे। ऐसे ही मैं यही पसंद करती थी कि लोग मुझे नोटिस ही ना करें। मैं अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती। एक बार 10वीं क्लास में मुझे एक लड़के ने भरी क्लास में प्रपोज कर दिया। उसने मुझे आर्चीज ग्रीटिंग के साथ एक रेड रोज़ दिया। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन पल भर में पता चल गया कि वो मजाक था। उसने फूल को दबाया तो उसमें से स्याही की पिचकारी छूट गई। मेरा चेहरा स्याह हो गया। पूरी क्लास हंस पड़ी। गनीमत थी कि मैंने चश्मा पहन रखा था, नहीं तो स्याही मेरी आंखों में चली जाती। उस दिन मैंने समझ लिया कि मेरी लाइफ केवल पढ़ाई लिखाई में ही है। 12वीं क्लास में मैंने स्कूल में टॉप किया था। दिल्ली में टॉप 5 रैंक मेरी थी। उसके उलट अदिति दीदी बामुश्किल 12वीं पास की थी। अलबत्ता फेयरवेल में उन्होंने मिस हॉटनेस का अनऑफिशियल टाइटल ज़रूर जीता था। कुछ मायनों में या शायद हर मायने में ये CBI टॉप करने का बड़ा अचीवमेंट था। आपने DU कट ऑफ के बारे में तो सुना ही होगा। आपने DU कट ऑफ के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे हालात में मेरे जैसे स्टूडेंट्स के कारण ही बनते हैं। मैंने 12वीं में 98% एग्रीगेट स्कोर किया था। इसके बाद मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यानी SRCC ज्वाइन कर लिया। कहते हैं कि ये वह पढ़ाकों के लिए बेस्ट कॉलेज में से एक है। SRCC में मुझे पता चला कि मैं तो पढ़ाकों में भी और बड़ी वाली पढ़ाकू हूँ। मैंने वहाँ भी टॉप किया। मैंने कभी कोई क्लास बंक नहीं की। मुश्किल ही कभी लड़कों से बात की। मैंने ना के बराबर दोस्त बनाए
स्कूल के दिनों में की यादें इतनी बुरी थी कि मैं चाहती थी कि कम से कम कॉलेज में ऐसे कोई नौबत ना बने। कॉलेज ख़त्म करके मैंने एमबीए एंट्रेंस के लिए कैट लिया। जैसे मेरी जैसे जैसे कि मेरी जैसी पढ़ाकू से उम्मीद की जा सकती है, मैंने 99.7% स्कोर किया। वहाँ से मैं सीधे IIM अहमदाबाद पहुँची। दूसरी तरफ अदिति दीदी ने MIT कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद शादी करने का मन बना लिया। एक अच्छे दूल्हे को लेकर उनके दिमाग में दो क्राइटेरिया थे, एक लड़का अमीर होना चाहिए, दूसरा वेल। इसके सिवा कोई और क्राइटेरिया था ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि एक हाउस वाइफ बनकर अपने हस्बैंड की देखभाल करना चाहती हैं। दिल्ली के अमीर पंजाबी मर्द जो खुद को कभी कोई लड़की नहीं पटा सकते, इस तरह की लड़कियों की मुराद पूरी करने के लिए ही बने होते हैं। अतिथि दीदी ने अनिल से शादी कर ली, जो पहाड़गंज में 3 सैनिटरी वेयर दुकानों और 2 होंडा CRV का मालिक था। जिस साल मैंने IIM में दाखिला लिया उसी साल दीदी की शादी हुई। अब तुम भी जल्द शादी कर लो, दीदी ने मुझसे कहा था। हर लड़की की शादी की एक उम्र होती है, उसमें देरी मत करो। मैं अभी केवल 21 साल की हूँ, मैंने कहा। मैं अभी अपना पूरा मास्टर्स भी नहीं किया है। इतनी कम उम्र में शादी कर लो, उतना ही अच्छा है, खासकर तुम्हारी जैसी लड़की के लिए। उन्होंने कहा, व्हाट डू यू मीन, मेरी जैसी लड़की? उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से उनका इशारा मेरी जैसे उन लड़कियों की तरफ था जो पढ़ाकू होती हैं या जिनका रंग गेहुआ होता है या फिर जिनके ब्रेस्ट फुटबॉल जितने बड़े नहीं होते, जो कि पंजाबी मर्दों को पसंद है। मैंने IIM ज्वाइन कर लिया मैंने IIMA ज्वाइन कर लिया। आखिरकार मुझे अपना नर्ड हेवन मिल गया। यहाँ पर हर कोई पढ़ाई करने में लगा हुआ था और मैं जैसे ही आपको लगता है कि आपने खासी पढ़ाई कर ली, आपको और असाइनमेंट दे दिए जाते हैं। मेरी माँ मुझे अक्सर फ़ोन लगाती थी, ख़ास तौर पर उनके पसंदीदा विषय पर बात करने के लिए। अब तो लड़कों से हम नज़रें मिलाना शुरू कर दो। अनिल के सर्कल में बहुत सारे अच्छे अमीर लड़के हैं। मोम में सैनिटरी वेयर शॉप ओनर्स के सर्कल में शादी नहीं करने वाली। क्यों? माँ ने हैरानी से पूछा। यू नो वॉट, मैं वैसे भी अभी कई साल तक शादी नहीं करने वाली हूँ, भूल जाइए, अभी मेरी क्लास है, बाय। मैंने IIM पूरा किया। जैसे मेरे जैसे ओवर अचीवर को डे ज़ीरो से ही जॉब का ऑफ़र मिल गया। ये न्यूयॉर्क के गोल्डमान सॉक्स के लिए एक एसोसिएट के रूम में काम करने का ऑफ़र था। सालाना आमदनी थी $1,20,000, यानी 4 लाख रुपये महीना और 48 लाख रुपये सालाना। मैंने फ़ोन पर अम्मा को बताया। मुझे जवाब में कुछ सुनाई नहीं दिया। बहुत समय की वजह सुनकर गश खाकर गिर गई होंगी। मेरे पिता को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 25 साल के करियर में कभी इसे 1/3 सैलरी भी नहीं मिली थी। आर यू देयर मॉम? अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का कहाँ से ढूंढूंगी, उन्होंने कहा। ये उनकी बुनियादी चिंता थी। उनकी 23 साल की लड़की, जिसकी परवरिश वेस्ट दिल्ली के मिडिल क्लास में हुई, को दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक जॉब मिला था। उन्हें केवल इस बात की चिंता खा रही थी कि उनकी बेटी के लिए अच्छा वर्क कैसे मिलेगा। स्टॉप इट मॉम, ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे इतना पैसा कमाने वाले लड़के से कौन शादी करेगा? यदि लड़का इससे कम कमाता है तो वह शादी करने से रहा, और अगर ज़्यादा कमाता है तो वह कामकाजी लड़के को अपने लिए क्यों चुनेगा? मुझे नहीं मालूम आप क्या बोल रही हैं, लेकिन मैं अमेरिका जा रही हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा जॉब मिला है। क्या आप अपने मेलोड्रामा को किसी और वक्त के लिए बचा कर रख सकती हैं? तुम्हारे पिता तुमसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा और अब फ़ोन उनकी ओर बढ़ा दिया। गोल्डमैन सॉक्स, ये तो कोई अमेरिकी कंपनी जान पड़ती है, नहीं? उन्होंने कहा। मेरे कमरे की घंटी बजी, मैं चौंक गई। मैं गोवा में हूँ, IIM में नहीं। मैं खुद को याद दिलाया। कहाँ हो तुम? गुलाटीज केवल 10 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं, मेरी माँ ने कहा। मैं अपने कमरे में हूँ मॉम। तुमने कपड़े बदल लिए? मैंने आईने में देखा, हाँ तकरीबन। फिर जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम क्या पहन रही हो? पीली सलवार कमीज, जरी बॉर्डर वाली। सिल्क? हाँ। चेन पहनी? हाँ। ठीक है, चलिए आओ। हे रिमेंबर मी, मुझे अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा।
ब्रजेश, मैंने अपने होने वाले पतिदेव से कहा। हाय। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। क्या मुझे शर्माना चाहिए, क्या मुझे हंसना चाहिए, मुझे क्या उसे गले लगाना चाहिए। लेकिन बूंदुओं की तरह मैंने उसे हाथ मिला लिया, जबकि वह अपने बाएं हाथ से अपनी काली कमानी वाले चश्मे को दुरुस्त ही कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से मैं उससे स्काइप पर बात कर रही थी, लेकिन अभी वह उसकी तुलना में ज़रा दुबला नज़र आ रहा था। उसका सफ़ेद कुर्ता और नीली जीन्स कुछ ढीली नज़र आ रही थी। उसने अपने बाल करीने से साइड में काट रखे थे। वह उनमें स्कूली बच्चों जैसा लग रहा था। मुझे आफ्टर शेव की एक तीखी गंध आई। वह लॉबी में थे। लड़के वाले आ गए थे। स्पेशल चेक इन डेस्क के इर्द गिर्द वो घेरे बनाकर बैठे थे। होटल स्टाफ ट्रे में कोकोनट वाटर से भरे गिलास ले आया। कोकोनट वाटर हमारे पैकेज का हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने ऐसा किया। सूरज ने मुझसे कहा। वह रूम्स को लेकर हुई दिक्कत की भरपाई करने की भरकस कोशिश कर रहा था। उसने मुझे पूरे हफ्ते के कार्यक्रम का एक प्रिंट आउट दिया। मैंने उसमें नज़र डाली। रात का वेट्स ब्रिजेश सप्ताह का कार्यक्रम। पहला दिन अराइवल, चेक इन, ब्रीफिंग, रिजॉर्ट में आराम। दूसरा दिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए गोवा दर्शन टूर, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक। क्लब क्यूबियाना में मिस्टर ब्रिजेश गुलाटी के लिए बैचलर पार्टी, रात 8 बजे। मिस राधिका मेहता के लिए LPK में बैचलर्स पार्टी, रात 8 बजे। तुमने बैचलर्स पार्टी के लिए बसों का इंतज़ाम कर लिया, मैंने पूछा। हाँ मैम, बसें 7:30 बजे तक एंट्रेंस पर पहुंच जाएंगी। मैंने आगे मैंने आगे पढ़ा। तीसरा दिन फंक्शन रूम में भजन और पूजा, शाम 4 बजे। चौथा दिन फंक्शन रूम में सभी लेडीज़ के लिए मेहंदी काउंटर्स, दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक। पाँचवा दिन फंक्शन रूम में संगीत, रात 8 बजे। संगीत प्रैक्टिस के लिए कोरियोग्राफर आ गया, मैंने पूछा। नहीं मैडम, वो 2 दिन बाद आएगा। उसने कहा कि प्रैक्टिस के लिए खासा समय मिल जाएगा। मैंने एक बार फिर कार्यक्रम को गौर से देखा। छठा दिन ग्रैंड बॉल रूम में और मेंस लॉन्स में वेटिंग, रात 8 बजे से। सातवां दिन चेकआउट और डिपार्चर, दोपहर 12 बजे। सूरज ने हर फंक्शन और वेन्यू की डिटेल्स वाली दूसरी शीट मुझे थमा दी। रूम्स को लेकर हुई गड़बड़ी के लिए सॉरी मैडम, अभी सब कुछ अंडर कंट्रोल है, उसने कहा। सूरज के जाते ब्रिजेश मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। ये जगह बहुत खूबसूरत है। गोवा में शादी एक बेहतरीन आइडिया साबित हो रहा है, उसने कहा। उसका उसका एक्सेंट 90% भारतीय और 10% अमेरिकन था। दूर से मैंने अपने पेरेंट्स को मैरियट के एंट्रेंस पर देखा। वे हाथ जोड़कर ब्रिजेश के पेरेंट्स और दूसरे मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। मैं फिर ब्रिजेश से मुखातिब हुई। थैंक यू, मैंने हमेशा से एक डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए थी, मैंने कहा। अगले 10 लंबे धीमे सेकंडों तक अजब खामोशी छाई रही। आखिर हम एक दूसरे से बात क्या करें? क्या मैं झिझक तोड़ने की शुरुआत करूं? क्या मैं कहूं कि हे, एक हफ्ते बाद हम लोग ऑफिशियली सेक्स करना शुरू कर देंगे? चुप रहो राधिका, अब बस भी करो। आप बहुत, ब्रिजेश सही शब्द खोजते हुए कहा, खूबसूरत लग रही हैं। तुम इससे बेहतर कोई और वाक्य नहीं सूझा दूल्हे मियाँ, मैंने मन ही मन कहा और फिर खुद को डांटने लगी। चुप रहो राधिका, मैं आपको अपनी इस बुरी आदत के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे भीतर एक आवाज़ लगातार चलती रहती है, हर चीज़, हर इंसान के बारे में बोलती हुई, एक मिनी मी। कभी कभी वह आवाज़ मुझ पर इतनी हावी हो जाती है कि जोर लगाकर सोचना पड़ता है, कि खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हकीकतन में क्या हो रहा था। थैंक यू, मैंने कहा। थैंक्स ब्रिजेश। ब्रिजेश, ये भी भला कोई नाम हुआ? इससे अनफैशनेबल नाम और क्या होगा? राधिका, 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 तुम तुम एक ऐसे इंसान। ब्रजेश, ये भी वाला कोई नाम हुआ? इससे अनफैशनेबल नाम और क्या होगा? अरे राधिका, तुम ऐसे इंसान से ब्याह करने जा रही हो जिसका नाम ब्रिजेश है। अब तुम्हें मिसेस ब्रिजेश गुलाटी के नाम से जाना जाएगा। छी, कितना गंदा। ओके ओके, चुप हो जाओ, एकदम चुप। कुल मिलाकर ये एक भला इंसान है और बहुत दूर से यहाँ आया है। आखिर यही बात तो मायने रखती है ना। तुम पर येलो अच्छा लगता है, ब्रिजेश ने अपनी बात जारी रखी। एक्चुअली
येलो से बदतर मेरे लिए और कोई कलर नहीं है, मेरे गेहुआ रंग से ये कतई मैच नहीं खाता। मैंने तो इसे इसलिए पहना क्योंकि मोम चाहती थी जब गुलाटीज यहाँ आए तो उन्हें लॉबी में एक सनफ्लावर नजर आया। मैं कहना चाहती थी। शुक्रिया, मैंने कहा। कुछ और बोलो स्टूपिड गर्ल। आपका कुर्ता भी अच्छा लग रहा है, मैंने कहा। ओह, इससे ज़्यादा स्टूपिड बात और क्या बोली जा सकती थी। हेलो बेटा। 50 से ज़्यादा एक आदमी अपनी पत्नी के साथ मेरे पास आया। मेरे लिए पूरी तरह अजनबी होने के बावजूद वो मुझे बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। मुझे समझने में ज़रा समय लगा कि वे कौन थे। अच्छा है, ये हैं मेरे इन लॉस, मिस्टर आदर्श गुलाटी और मिसेस सुलोचना गुलाटी। राधिका, कम से कम अब कोई स्टूपिड बात मत करने करने कहना है। मोम में से कुछ सीखो। अदिति से कुछ सीखो। ऐसे मौक़ों पर अदिति दीदी क्या करती, ये यह सोचो। वो झुककर उनके पैर छू लेते हैं। तुम भी ऐसा करो। कम ऑन मैम, लगाओ डाइव। कम ऑन, लगाओ डाइव। मैं नीचे झुकी। मैंने उन लोगों के पैर छुए जिन्हें मैंने इससे पहले केवल 2 बार स्काइप किया था, लेकिन अब वो अचानक मेरे सम्मान के हकदार बन गए थे। मेरे पैर ज़रूर इससे उनसे कई बार मिल चुके थे। डैड ने मुझे बताया कि वो भले लोग हैं। भले लोग। आखिर इस बात का पता कैसे लगाया जाए ताकि भला कौन है कौन नहीं। क्या इस दुनिया में सच में कोई भले लोग हैं भी? देखो, मेरे दिमाग फिर काम करने लगा। ये पल भर को भी चुप नहीं बैठता। आपकी फ़्लाइट कैसी थी अंकल? मैंने कहा। मुंबई से बस एक ही घंटे की तो फ़्लाइट है, ब्रिजेश की तरह नहीं, जो कि आधी दुनिया का चक्कर लगाकर यहाँ आया है। आदर्श अंकल ने कहा। केवल तुम्हारे लिए, सुलोचना आंटी ने कहा और मेरे चेहरे पर अपने हाथों में ले लिया। फिर उन्होंने मेरे साथ एक चुंबन किया, मेरे माथे पर एक चुंबन दिया। ज़ाहिर है, जिस मुल्क में कुछ सासू माँ दहेज के लिए बहुओं को जला देती हैं, उनकी तुलना में वे भले लोग मालूम हो रहे थे। ब्रजेश के रिश्तेदारों ने हमें चारों ओर से घेर लिया। आओ आओ बहन, दुल्हन देखो। आओ दुल्हन को देखो, उनमें से एक आंटी ने कहा। बंदर पिंजरे से बाहर आ चुका था और लॉबी में इस नज़ारे को मुफ्त में देखने के लिए मजमा लग चुका था। मेरे आसपास कई लोग जमा हो गए थे और मैं उनमें से ज़्यादा नामों को याद रखने की कोशिश करने लगी। ये है मेरी माँ की बहनें, रोहिणी मौसी और गुंजन मौसी, ब्रजेश ने कहा। और ये है मेरे डैड के भाई, रोहित चाचा और अमित चाचा। मैं सभी को झुक झुक कर प्रणाम करती रही। जैसे ही मुझे किसी के सिर में सफ़ेद या हिना से डाई के हुए बाल नज़र आते, मैं तुरंत झुककर उसके पैर छू लेती, ठीक वैसे जैसे मेरी माँ ने मुझसे उम्मीद करती हैं। इस सब के बीच ब्रजेश पल भर को मुझे एक तरफ ले गया। ए, तुम्हें तुम्हें सब से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। क्या हम थोड़ी देर के लिए टहलने जा सकते हैं? उसने कहा। वह मुझसे मेल-जोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि मैं उसे अच्छे से जानना चाहती हूँ। वह इसी कोशिश में लगा था कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, चलो पूल की तरफ चलते हैं, मैंने कहा। मेरिट पूल के आसपास पाम के हरे दरख्त हवा में लहरा रहे थे। शाम के 5 बजे थे। दिसंबर की रोशनी में होटल कॉटेज डूबे हुए थे। उनकी मुलायम छायाएं जैसे हर तरफ गिर रही थी। हम वॉकिंग पाथ की ओर चले गए। होटल हमारे बाएं हाथ की ओर था और दाएं तरफ अरब सागर था। मुझे लगा कि मैं गलत कपड़े पहनकर यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि होटल के दूसरे मेहमान शॉर्ट्स और वेस्ट में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो आप कल ही फ्रांसिस्को से यहाँ पहुँचे? मैंने कहा। हाँ, कल रात को ही पहुँचा, उसने कहा। मैं अपनी छुट्टियाँ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता था। शादी के लिए 1 हफ़्ता बाकी है। उसके बाद 1-2 दिन मुंबई में, फिर अपने घर में, फिर बाली में हनीमून, यानी कि एक एक पल का इस्तेमाल। हनीमून शब्द सुनते ही मुझे झटका लगा। मेरे भीतर मिनी मी की आवाज़ जाग गई। हनीमून, 1 दर्जन स्काइप कॉल्स और एक बार की मुलाकात के बाद। इस आदमी के साथ बाली में एक पूरा हफ्ता है, जो भी मेरे साथ चल रहा है, जबकि यहाँ तो हम एक दूसरे के साथ नेक्ड रहेंगे। चुप करो राधिका, कल की मत सोचो, आज ही अपना ध्यान लगाओ। इतनी लंबी उड़ान थका देने वाली तो होगी ना? मैंने कहा। तुम्हें देखती मेरी सारी थकान छूमंतर हो गई। मैं मुस्कुरा दिया।
ये आदमी पूरी कोशिश कर रहा है, मुझे ही थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। ब्रजेश भी मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें बच्चों की तरह मासूम थी। फेसबुक कैसा चल रहा है, मैंने पूछा। ये महीने बहुत बिजी था। इसमें पूरा प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया। बहुत काम था, फ्रंट एंड इंटरफेसेस, बैक एंड सिस्टम्स, अंडरलाइंग एपीआई एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए रूटीन्स, प्रोटोकॉल और टूल्स का एक सेट। बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनीज के इन इंस्ट्रक्शंस का सिस्टम। मैंने सिर हिला दिया, हालांकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तुम मेरी बात तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही नहीं आ रही है ना? मैं हंस पड़ी। मैं जानता हूँ ये दुनिया की सबसे एक्साइटिंग जॉब तो नहीं ही है, उसने सपाट स्वर में कहा। कम ऑन, आखिरकार तुम फेसबुक में काम करते हो, दैट्स कूल। लोगों को पता लगता है कि फेसबुक में कोई काम नहीं होता है। वे लोग दिन भर अपनी डीपी को अपडेट करते रहते हैं। क्या मुझे उससे पर्सनल बातें करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैंने उसे रोका नहीं तो वह तो मुझे से अगले 2 घंटे तक कंप्यूटर कोड के बारे में बातें करता रहेगा। राधिका, कुछ करो। तुम्हें अपना जॉब पसंद है, मैंने पूछा। ब्रजेश ने कंधे उचका दिए। ठीक है, वहाँ बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ होता रहता है, पैसा भी अच्छा मिलता है, स्टॉक ऑप्शंस हैं, फ्लेक्सी टाइम। और स्टार्टअप वाले आइडिया के बारे में क्या? मैंने कहा। उससे एक बार पहले अपनी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करने की बात कही थी। हाँ, वह भी है। मैं अभी उसे करना चाहता हूँ, ब्रजेश ने जवाब दिया। तो फिर फेसबुक को छोड़ना ज़रा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सैलरी, स्टॉक ऑप्शंस, बेनिफिट्स, प्लस मुझे फंडिंग की भी ज़रूरत होगी। उस लेवल की सिक्योरिटी को छोड़ना और फिर इतना सब कुछ अरेंज करना आसान नहीं है। मैंने सिर हिला दिया। हमें काम हमें काम के अलावा दूसरों के मसलों पर भी बातें करनी चाहिए थी। अ, शुक्र है कि उसने विषय बदल दिया। मुझे गोवा बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा। मैं यहाँ कोई 10 साल बाद ही यहाँ आया हूँ। हम यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे, जाहिर है ऐसे आलिशान इस रिजॉर्ट में नहीं। हम एक बहुत मामूली सी जगह पर ठहरे थे, शैक्स में खाना खाया था। मुझे शैक्स पसंद है। तुम्हें सैन फ्रांसिस्को भी बहुत अच्छा लगेगा, उसने कहा। मैं न्यूयॉर्क में रह चुकी हूँ, लेकिन वेस्ट कोस्ट में नहीं। कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क से बहुत अलग है। वहाँ ज़िंदगी ज़्यादा सरल है। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डमान का जो ग्रुप है उससे भी ज़्यादा चिल्ड माना जाता है। सब कैसा चल रहा है? तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया? मेरे फ़ोन की घंटी 2 बार बजी। सॉरी फ़ोन, शायद मॉम को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैंने कहा। श्योर, ब्रजेश ने कहा। मुझे एक अननोन नंबर से 2 मैसेज आई। नंबर +1 से शुरू हो रहा था। मैंने सोचा शायद किसी ने अमेरिका से मैसेज भेजा है। हे, मैंने सुना तुम शादी कर रही हो, क्या ये सच है? यह था पहला मैसेज। दिस इज़ देबू, बाय द वे, उम्मीद है तुम्हें याद होगा। यह था दूसरा। देबू, देवाशीष सेन। पूरे 3 साल बाद देबू मुझे मैसेज कर रहा था। हाय, मैंने जवाब दिया। तुरंत उसका जवाब आया। हाय राधिका, कैसी हो? तुम्हारा नंबर ढूंढने में मुझे पसीना आ गया, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता था। सब ठीक तो है? ब्रजेश ने मुझे फ़ोन में खोई हुई देख कर कहा। हाँ सब ठीक हाँ सब ठीक है, मैंने कहा। लेकिन मेरी आवाज़ नर्वस थी। मैंने फ़ोन को झुकाया और अपनी हथेली में दबा लिया। सो ऑल डन, ब्रजेश ने कहा। क्या? अरे भाई, तुम्हारा ट्रांसफ़र। हम उसी बारे में तो बात कर रहे थे। यस यस, हो गया तकरीबन। मुझे कुछ समय लंदन और सैन फ्रांसिस्को के बीच शटल करना होगा, लेकिन मान लो क्या हो गया। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में 3 बार वाइब्रेट हुआ। मुझे उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए था, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव्स कंपल्सिव डिसऑर्डर के चलते मैं उसे उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाती। आखिर वह मॉम या दीदी दीदी का भी मैसेज हो सकता था, लेकिन ऐसा था नहीं। हे बेबी, मैं बस तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, देवू का मैसेज था। आगे लिखा था, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है, मैं यकीन नहीं कर पाया। मुझे इसका जवाब देना था, इसलिए लिखा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ऐसा नहीं हो सकता? हम गार्डन के आखिरी कोने में पहुंच गए थे, इसलिए फिर वापस लौट कर जाने के लिए मुड़ गए। हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। फेसबुक मेनलो पार्क में है। गोल्डमैन सॉक्स डाउनटाउन है, राइट? ब्रजेश ने कहा। डाउनटाउन में क्या है? मैंने कहा। मेरा दिमाग अभी दीप के मैसेज में उलझा हुआ था।
गोल्डमैन सॉक्स का कैलिफोर्निया ऑफिस। जिसने एक एक शब्द जानबूझकर धीरे धीरे कहा। मेरा फ़ोन बार बार वाइब्रेट होता रहा। मैंने तय किया था कि अब मैं अपना फ़ोन चेक नहीं करूँगी, ब्रिजेश पर ही फोकस करूँगी। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें डाउनटाउन रहना है या फिर मेनलो पार्क के पास, जो कि पालो आल्टो में है, ब्रिजेश ने कहा। यस श्योर। श्योर व्हाट? तुम ठीक कह रहे हो, मैंने कहा, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने क्या कहा। मैंने कहा तुम्हें चुनना होगा डाउनटाउन या पालो आल्टो। मुझे क्या चुनना होगा राधिका? हरी होके मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, हमें अपनी रहने की जगह चुनना होगी। अब मुझे जाकर मुझे समझ में आया कि माजरा क्या। ओ हाँ, वेल तुम इससे पहले मेनलो पार्क में रह रहे हो ना? हाँ, लेकिन लीज 2 महीनों में ख़त्म होने जा रही है। फ़ोन पर एक और मैसेज आया। बस एक नज़र देख लूँ, मैंने खुद से कहा। मैं जल्दी से अपना फ़ोन चेक करूँगी और फिर ब्रिजेश को पूरी तरह से फोकस करूँगी। मैंने फ़ोन उठाया। दीपू का नेक मैसेज था, उनमें से यह था, आई लव यू। फक, मेरे दिमाग में गूंजा। गनीमत है कि मैंने ये कहा नहीं। मैंने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया और चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। मैं वैसे भी यहाँ से जाना चाहता था, ब्रिजेश ने कहा। फिर मुझसे पूछा, राधिका, आर यू ओके? सब कुछ कंट्रोल है ना? एक्चुअली मुझे वापस जाना होगा। मॉम को कोई चीज़ चाहिए, ज्वेलरी प्रॉब्लम्स, मैंने कहा। ओह, इंडियन वेडिंग्स, ब्रिजेश ने कहा। बिल्कुल ठीक। मुझे अपने होने वाले पति से 1 घंटे के भीतर ही झूठ बोलना पड़ा था। मैं बहुत ही अच्छी दुल्हन तो साबित नहीं होने जा रही थी। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि आप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, तो हम जल्दी मिलेंगे, मैंने कहा। ऑफ कोर्स, ब्रिजेश ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। आखिर हमारी शादी होने वाली है, अब तो हमें साथ ही रहना है। चलो लौट चलते हैं। मैंने अपने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया, मानो उसमें से कोई मैसेज निकल कर बाहर गिर पड़ेगा। ब्रिजेश ने मुझे लिफ्ट लॉबी में छोड़ा, जहाँ हमें उसका एक कज़िन मिला जो उससे बातें करना चाहता है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ। मैंने चौथे फ्लोर का बटन दबाया और गहरी सांस ली। फिर मैंने अपना फ़ोन चेक किया, जिसमें देवू के 20 मैसेज थे। पिछले कुछ महीने से मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आज मैं तुम्हें टेक्स्ट करने की हिम्मत जुटा पाया। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, ये एक बहुत बड़ी भूल थी। आई लव यू। आखिरकार वो कहना क्या चाहता है? लिफ्ट मेरे फ्लोर पर पहुंच गई। मैं अपने रूम तक गया और घंटे बजा दी। अदिति दीदी ने दरवाज़ा खोला। तुम थी कहाँ? उसने मुझे शरारती नज़रों से देखते हुए कहा। ब्रिजेश के साथ। मैं मुस्कुरा दी, मानो रंगे हाथों पकड़ गई। आखिर मुझे अपने होने वाले पति के नाम का जिक्र होने पर हर बार शर्मा कर मुस्कुराना ही तो था। अति दीदी ने अपना एक सूटकेस खोल दिया। इतना बड़ा सूटकेस था जैसा कि मर्डरर लोग लाश छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने बेड पर 3 ड्रेस फैला रखी थी। ब्रिजेश है क्या? उसने एक लाल साड़ी को फोल्ड करते हुए कहा। डिसेंट। ब्रिजेश है कैसा? उसने एक लाल साड़ी को फोल्ड करते हुए कहा। डिसेंट, अभी हम एक दूसरे को समझ ही रहे हैं, मैंने सोफे पर लेटते हुए कहा। फिर अपना फ़ोन निकाल लिया। आखिर मैं बार बार अपना फ़ोन क्यों निकाल रही थी? अतिथि दीदी ने बोलना जारी रखा। मैं तो शादी से पहले अनिल को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तुम भी शादी के बाद ही उसे ठीक से जानोगी। इसमें हनीमून मददगार साबित होगा उसने आंख मारते हुए कहा। मैंने सिर हिला दिया, जबकि मैं सोच रही थी कि देवू को क्या जवाब दूं। मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ, देवू ने फिर मैसेज किया। जो इंसान पहले एक मैसेज का जवाब देने में 10 दिन लगाता था, वो 1 मिनट में 10 मैसेज भेज रहा था। तुम होश में तो हो? मैंने जवाब दिया। इसके बाद देबू ने मेरी चैट पर बातचीत की हुई। नहीं, यहाँ अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, नशे में बात नहीं कर रहा हूँ। उठ, तब तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं 5 दिन बाद शादी कर रही हूँ। क्या इतनी जल्दी? यस। मेहमान यहाँ पहुँच चुके हैं। किससे शादी कर रही हो? उससे जो तुम्हारे जितना इनसिक्योर नहीं है, मैंने लिखा फिर मिटा दिया। ब्रिजेश गुलाटी, मैंने लिखा और फिर से मिटा भी दिया। फिर मैंने सोचा कोई जवाब नहीं देना है, ये ठीक होगा। दीदी ने 2 ड्रेस उठाई, एक नीली और दूसरी लाल। कल के बैचलर्स के कल बैचलरेट के लिए इनमें से क्या पहनूं? ऑनेस्टली बताना, उसने कहा। दोनों अच्छे हैं, तुम्हें क्या पसंद है? मैंने कहा। मुझे तो लाल वाले ड्रेस पसंद है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट है। इससे ज़्यादा टेंशन तो नहीं खींचेगी ना? उसने कहा। बिल्कुल खींचेगी, लेकिन मेरी बहना, तुमने हमेशा यही तो चाहा है। अब क्यों खुद को रोक रही हो? ये ठीक है, जो जो तुम्हें पसंद हो वही पहनो, मैंने कहा।
तब मैं ब्लू वाली ही पहन लेती हूँ, वो घुटनों तक आती है, दुल्हन की बड़ी बहन वाले बड़े लुक्स वाली ड्रेस। तुम मुझसे केवल 1 साल ही बड़ी हो, मैंने कहा। हाँ ये तो है। फिर कल इकलौता ऐसा दिन है जब मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा, उसके बाद तो ट्रेडिशनल ही पहनना है। मैं यहाँ मौजूद बहुत थोड़ी ऐसी लड़कियों में से हूँ जो इस तरह की ड्रेस पहनकर कॉन्फिडेंस के साथ चल सकती है। उसने अपनी रेड ड्रेस उठाकर दिखाई। हाँ, अपने ऊपर सुपर स्लिम फिगर के चलते अदिति दीदी ही ऐसी ड्रेस पहन सकती थी। रेड दीदी, डिबेट यहीं ख़त्म करो, मैंने कहा। मेरा फ़ोन घनघनाया। बेब्स, तुम किससे शादी कर रही हो? देवी पूछ रहा था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम तुम तो मेरी ज़िंदगी से अब नहीं हो। देवाशीष, मैंने जवाब दिया। कम से कम मुझको देवू कहकर तो पुकारो। मैं बिजी हूँ देवाशीष, अभी मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। शादी कहाँ हो रही है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, उसने ताना मारते हुए कहा। ऐसा हो तुमने फ़ोन तक नहीं उठाए। तुमने मेरे फ़ोन तक नहीं उठाए। मैं कहना चाहती थी लेकिन कहा नहीं। फ़ोन की घंटे बजी। देवू ने मुझे फ़ोन लगाने की कोशिश की थी। मैंने फ़ोन काटा और एक मैसेज भेज दिया। मुझे फ़ोन मत लगाओ, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ मैं बिज़ी हूँ, मेरे आसपास लोग हैं। तो केवल मुझे इतना ही बता दो कि शादी कहाँ हो रही है। क्यों? बस जानना है। व्हाटएवर, मैंने जवाब भेजा। मैं किसी भी दोस्त से फ़ोन करके पूछ सकता हूँ, फिर तुम्हें क्यों नहीं बता देती? गोवा, वाह, डेस्टिनेशन वेडिंग एंड ऑल। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपना ध्यान भटकाने के लिए मैंने अदिति दीदी से पूछा, आप इनके साथ कौन सी जूतियाँ पहनेंगी? ओह हाँ, ये तो एक इशू है। मेरे पास 4 इंच वाली हील और स्टिलेटो है और ये तो ज़रूरी, सबका ध्यान खींचेंगे। हाँ, प्लस हमें डांस भी करना है। इसमें मुश्किल होगी। मैं तो फ्लैट्स पहन रही हूँ। मेरी बहन को लगता है कि हमारे बीच सबसे करीबी रिश्ता तभी बनता है जब हम कपड़ों और जूतियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेरे पास आए तो और मेरे गाल खींचे। तुम अपनी बैचलरेट में फ्लैट्स नहीं पहन सकती। तुम कितनी क्यूट हो, कुछ भी नहीं समझती। मैं भले ही डिस्ट्रेस डेट्स की एक्सपर्ट हूँ, मैंने भले ही दिवालिया की हो चुकी कंपनियों को बचाया हूँ, भले ही स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स टेक ओवर किए हूँ, मैं भले ही गोल्डमैन सॉक्स की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल फ्लैट्स पहनना पसंद करती हूँ तो मुझे यही कहा जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं जानती। मैंने कल की पार्टी के लिए एक ब्लैक ड्रेस निकाल कर रखी थी। दीदी ने उसे देखा और कहा, ये तो बहुत सिंपल है। फिर उसे एक्सेसरीज करने लगी। मैंने फिर अपना फ़ोन चेक किया। गोवा में कहाँ? देवू का मैसेज था। क्यों? मैं कॉल कर सकता हूँ प्लीज़? क्या मैं कॉल कर सकता हूँ प्लीज़? नहीं। ये क्या, ये कोई रिजॉर्ट है? देवू, तुम न्यूयॉर्क में और अपना ध्यान वहीं लगाओ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? आई एम सॉरी राधिका, इट्स ओके, लाइफ गोज़ ऑन। हाँ सच है, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने एक स्माइली भेज के मैंने स्माइली बनाकर भेज दी। तुम शादी के बाद कहाँ रहोगी? हांगकांग? नहीं, मैं 1 साल पहले हांगकांग से लंदन चली आई हूँ। वो तो लंदन में, सैन फ्रांसिस्को। आह, कोई आईटी वाला बंदा है? देवाशीष, मुझे जाना है, जाना है। अब भी मुझ पर गुस्सा हूँ तो नहीं, लेकिन अब हो जाऊंगी। मुझे मेहमानों के साथ डिनर के लिए तैयार होना है। ओके, मैं कैजुअली पूछ रहा हूँ, शादी कहाँ पर है? मैरियट। नाइस, वो तो बहुत खूबसूरत जगह होगी। चैटिंग करना बंद करो। वैसे तुम बात किससे कर रही हो? लोगों, हम जानते हैं, हम तो यही हैं, गोवा में, अदिति दीदी ने कहा। कोई नहीं, बस कुछ काम था, मैंने कहा और फ़ोन एक तरफ रख दिया। दुल्हन ने दूल्हे दुल्हन ने पहले दूल्हे और अपनी बहन से झूठ बोला था। ये लो मेरी बॉडी नेकलेस, इससे तुम्हारे टेल ड्रेस चमक उठेगी, उसने कहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो भी हो। इसे तुम्हारी डल ड्रेस कह रही हो, जिसे तुम डल ड्रेस कह रही हो, वो प्रादा है दीदी, मैंने कहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो भी हो, उसका कोई गेटअप तो होना चाहिए, है ना? ये बहुत सोबर है, तुम बहुत सोबर हो। लेकिन लगता नहीं था कि मैं ज़्यादा देर तक सोबर रह सकूंगी, खासतौर से देबू के अगले मैसेज के बाद। मैं आ रहा हूँ, उसने कहा। क्या? मैंने खुले मुंह के साथ लिखा।
मैं इंडिया आ रहा हूँ, मुझे फ़्लाइट्स चेक करने दो। तुम पागल हो गए हो? नो रियली, मुझे सच में तुमसे बात करनी है। देबू, कम डाउन, ओके? ये कोई मजाक नहीं है। कम से कम तुमने अब मुझे देबू तो कहा। वॉट एवर, मुझे जाना है, प्लीज़ अब मैसेज मत करना। सी यू सून, बाय। गो टू वर्क, बाय। तुम फिर अपने फ़ोन में लग गई। ये चक्कर क्या है? दीदी दीदी ने कहा, सभी लोग डिनर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तैयार हो जाओ। क्या मैं ऐसे नहीं चल सकती हूँ? नहीं, तुम दुल्हन हो तो क्या मुझे हर 2 घंटे में कपड़े बदलने होंगे? जाओ और जल्दी से नहा लो, प्लीज़ बाथरूम में फ़ोन लेकर मत जाना। दीदी अब चलो, सब वेट कर रही है। मैंने कहा, अतिथि दीदी ने पिछले 2 घंटे 1 दर्जन कपड़े बदलने में खर्च कर दिए थे। आखिरकार उसने वह ड्रेस ही पहनी जिसे वो शुरू से पहनना चाहती थी। इसमें क्लीवेज बहुत दिख रहा है ना? उसने कहा, आखिर तुम यही तो चाहती थी वो ना? मैं दुल्हन हूँ, ये मेरी बैचलरेट पार्टी है, क्या तुम एक हफ्ते के लिए मुझे प्रायोरिटी बनने नहीं देख सकती? रूम के फ़ोन में घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। हे, ब्रिजेश ने कहा। उसकी आवाज़ पहचानने लगी थी। वो एक ये एक अच्छी बात थी, है ना? हाय ब्रिजेश, ऑल सेट? हाँ, मेरी गैंग बस में है, मैं रिसेप्शन से कॉल लगा रहा हूँ। ओह, आप लोग पहले पहुँच जाइए, ड्राइवर को पता होगा कि क्लब क्यूबाना कहीं पर है। मैंने कहा, हाँ वो जानता है, वो अरपोरा में है। एलपीके से तुम्हारी बस भी यहाँ जल्दी आ रही है ना, बहुत जल्द। काश कि हम दोनों एक ही जगह जा रहे होते, ब्रिजेश ने कहा। मैं हंस पड़ी। दैट्स स्वीट ब्रिजेश, लेकिन आखिर बैचलर पार्टी का मतलब यही है कि तुम एक तंग करने वाली बीवी के बिना एक कुंवारे के रूम में अपनी आखिरी रात को एंजॉय करो। आज के दिन लड़के और लड़कियां अलग ही होते हैं, लेकिन तुम तो मुझे तंग नहीं करती, उसने कहा। ओबियसली तुम अभी मुझे जानती ही नहीं। मैं यहाँ से जाने के लिए पहले तुम्हें देखना चाहता था। मेरी पूरी गैंग की सभी सदी धजी मैं तक गर्ल्स को देखना चाहती थी। कहीं तुम्हारा गैंग की नज़र मेरी इनोसेंट कजिन्स पर तो नहीं है? मैंने फ़ोन रख दिया और अदिति दीदी की ओर मुड़ी, जो आईने में सामने खड़ी होकर अब भी अपने ड्रेस को एडजस्ट कर रही थी। आखिरकार मैंने कहा, दीदी आप समझ रही हैं या नहीं कि मेरी बैचलरेट है, आपकी नहीं? ये रहा। मेरी सेकंड कजिन ज्योति ने एक बड़े से पीले साइन बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर लिखा था लव पैशन कर्मा, ये एलपीके। ये क्लब होटल से महज आधे घंटे के फासले पर नेरुल नदी के करीब है। उसे स्टोन एज स्माइल ने डिज़ाइन किया गया है। उसे स्टोन एज स्माइल में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पत्थर की गुफाएं और मूर्तियां बनाई गई हैं। हम 15 लड़कियों का ग्रुप था और सूरज ने हमारे लिए 2 बाउंसर्स का बंदोबस्त भी कराया था। हम एक सेमी प्राइवेट एरिया में हमें एक टेबल मुहैया करा दी गई, जिस पर बैलून्स और शैंपेन की बोतलें थीं। नाइस जॉब सूरज, मैंने मन ही मन कहा। कुछ लड़कियां तो उम्र में बहुत ही छोटी लग रही हैं मैडम, क्लब के मालिक ने अतिथि दीदी से कहा। ये सभी 18 से ज़्यादा की हैं, दीदी ने पुख्ता जवाब दिया। फिर भी ठीक है, उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स ही दो। हाँ, पर मेरी बहन आज ज़रूर नशे में धुत हो जानी चाहिए। नो दीदी, मैंने कहा, लेकिन तब तक क्लब का मालिक एक राउंड टेकिला ला चुका था। मुझे 2 लेनी पड़ी। ज्योति ने एक और राउंड की फरमाइश की। मेरे पड़ोसी की बेटी रजनी चाहती थी कि म्यूज़िक और तेज़ बजाया जाए। मेरे बचपन के दोस्त श्रुति की चॉइस हनी सिंह के गाने थे। दीदी की बेस्ट फ्रेंड सलोनी चाहती थी कि ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग गेम्स खेले जाएं। होशोवास खो देने वाली तैयार 15 पंजाबी लड़कियों से ज़्यादा क्रेजी और कुछ नहीं हो सकता था। मुझे ब्रिजेश का मैसेज आया, क्लब क्यूआना इज़ नाइस, थैंक यू, यू आर वेलकम। कैसा चल रहा है? 3 ड्रिंक्स हो गए और मुझे टकीला शॉट्स पीने पड़े। वाह, रुको, मैं तुमसे चैटिंग करने पर लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। हाँ, गो हैव फन। मैंने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया। अतिथि दीदी ने इन शब्दों के साथ मेरे नाम का टोस्ट पिया। मेरी इकलौती प्यारी स्वीटेस्ट सिस्टर के लिए, जिसने हमेशा मन लगाकर पढ़ाई की और कभी कोई शरारती हरकत नहीं की। मैं मुस्कुरा दी। दीदी ने आगे कहा, मैं बहुत मुश्किल से पास हो पाती, लेकिन ये हमेशा टॉप करती। मैं एक हाउस वाइफ बन गई, लेकिन ये एक हाई फाई बैंकर बनी।
मेरे पास बूब्स थे, उसके पास ब्रेन्स। ये सुनकर सभी लड़कियां हंस पड़ी, यहाँ तक कि बाउंसर भी शर्मा गए। मेरा फ़ोन गनगनाया। ये ज़रूर ब्रजेश होगा, वह स्वीट है, मुझे लगातार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। हे, मैं JFK एयरपोर्ट पर हूँ और पता लगा कि कोई लास्ट मिनट टिकट है या नहीं। देवू का मैसेज आया था। व्हाट? मैंने जवाब में लिख भेजा, यहाँ से मुंबई 15 घंटे का सफ़र है, फिर तो गोवा तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। देवू, आर यू सीरियस? बंद करो ये सब। अदिति की नज़र मुझ पर पड़ी। ज़रा देखो तो उसे, अपने होने वाले पति से चैटिंग कर रही है। कम से कम आज तो उसे बख्श दो, उसने कहा। सभी हंस दिए, लेकिन अगला मैसेज देखकर मैं टेंशन में आ गया। देवू ने मुझे JFK से एयर इंडिगो काउंटर की तस्वीर भेजी थी, उसके साथ में एक स्माइली थे। लो एक और शॉट लो ना, मेरे कजिन्स ने मुझसे इसरार करते हुए कहा। इससे अच्छा तो होगा कि मुझे शूट कर दो। मिस यू। एक और मैसेज आया, क्या तुम अपनी ये बकवास बंद करके घर जाओगे? मैंने जवाब में लिखा, लेकिन उसे भेजने के पहले मैंने देखा कि मिस यू का मैसेज ब्रिजेश की तरफ से आया था। मैंने तुरंत ही हटाकर लिखा, ओह सो स्वीट, और उसके बाद बहुत सारी स्माइली भेज दी। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं सूझा। इसके बाद मैंने देवू को मैसेज लिखा, प्लीज़ मुझे तंग मत करो और घर चले जाओ। गर्ल्स, अगर हम आज की शाम के लिए दुल्हन को उसके फ़ोन से अलग कर दें तो कैसा रहेगा? दीदी ने अनाउंस किया। नहीं दीदी, ऐसा नहीं। मैं भूल ही रही थी कि उसने मेरा फ़ोन छीनकर अपने हैंड में बैग में रख लिया। फिर कहा, ये एक बैचलेट का रूप तुम्हारी आखिरी रात है। फ़ोन के वक्त जाया करने के बजाय तुम क्रेजी चीज़ें करो। मैंने उससे कहना चाहती थी कि मेरे फ़ोन में पहले बहुत क्रेजी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अदिति दीदी ने कहा, अब चैलेंज द ब्राइड खेलते हैं। सभी ब्राइड को कोई चैलेंज देगी और राधिका उसे करना ही होगा। मैंने आसपास देखा, हमारी टेबल कोने में थी। बीच में कई लोग बार टूल्स पर बैठे थे। आधे कस्टमर इंडियन थे जो कि यहाँ क्रिसमस की छुट्टियां मनाने आए थे। बाकी यूरोपियन और अमेरिकन टूरिस्ट थे। ज्योति ने मुझे पहला टास्क दिया। वो देखो, उधर एक टकला गोरा। उसने बार में बैठे गधेड़ व्यक्ति को इशारा किया। पता करो उसका नाम क्या है और वो किस देश का है। ये तो बहुत आसान है, दीदी ने कहा। अच्छा, तो फिर उसका नाम और देश का पता करो और उसकी टक्कल पर एक किस करो। सभी हंस दिए। नो वे, मैंने कहा। यस वे। ये लो, इसे पी जाओ। सलोनी ने मुझे आधा गिलास शैंपेन दी। मैं उसे गट पी गई। अब जाओ, अदिति ने कहा। मैं बाहर की ओर बढ़ी। हाय देर, मैंने उस आदमी से कहा। उसने एक सफ़ेद वेस्ट और जीन्स पहन रखी थी। उसके दाएं हाथ में एक रिंग थी और कंधे पर एक ड्रैगन टैटू बना हुआ था। हाय यंग लेडी, उसने ऑस्ट्रेलियन एसेंट में कहा। मुझे बस उसे कंफर्म करना था। क्या आप एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं? वह हंस पड़ा। नो मैट, मैं ऑस्ट्रेलियन जरूर हूँ लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता। क्या आप फिलिप ली हैं? मैंने वहीं एक नाम बना लिया। क्या वह भी कोई प्लेयर है? आप फिलिप नहीं है? नहीं, उसने कहा। क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक्स खरीद कर दूं, यंग लेडी? वेल, आप कौन है? वेल, तब आप कौन है? मैं मार्क हूँ। आप कौन से ड्रिंक्स लेना पसंद करेंगे? टकीला शॉट। मार्क ने शॉट्स ऑर्डर किए। अभी मैं अपनी 3 में से 2 टास्क पूरा कर चुकी। चीयर्स। उसने उसने शॉट लेने पर कहा। मैंने गिलास टेबल पर रख दिया। तुम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई हो? एक्चुअली मैं यहाँ शादी करने आई हूँ। रियली? हाँ, और मुझे जाना होगा। बाय मार्क। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उसका सिर चूम लिया। थैंक्स फॉर द ड्रिंक्स, मैंने कहा, वहाँ से चली गई। लड़कियों ने स्टैंडिंग ओवेशन से मेरा स्वागत किया। अब बहुत हुआ, मैंने कहा। मार्क ने मुझे देखकर बाहर से आंख मारी। लड़कियां हंस हंस कर दूरी हो रही थी। हम शैंपेन की 4 बोतलें गटक चुके थे। इसके बाद हमने 4 और ऑर्डर की। हमें ये नहीं पता चला कि हमने आखिर कब नाचना शुरू कर दिया। डीजे ने सुबह होने न दिया और बेबी डॉल जैसे स्टॉक बजाने शुरू कर दिए। पब में मौजूद कुछ मर्दों ने मेरी कजिन्स के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अदिति दीदी ने उन्हें फटकार दिया। लेकिन 1 घंटे बाद हमने देखा लड़कों का एक और समूह क्लब में आ धमका है। हम लड़कियों को मज़ा आ रहा समझने में थोड़ा वक्त लगा। ओह माय गॉड, ये तो ब्रिजेश जीजू और उनकी गैंग है, सलोनी ने कहा। ब्रिजेश डांस फ्लोर पर चलकर मेरे पास आया। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ज्योति ने कहा। तुम तो उस क्लब की बयाना में था, क्या हुआ?
श्रुति ने ब्रजेश के मेरे भाई अकेल से पूछा। कुछ नहीं, हमने कुछ ड्रिंक्स ली, फिर हम इस बात पर लड़ने लगे कि गोवा में मौजूद सबसे खूबसूरत लड़कियां यहाँ अकेले पार्टी कर रही हैं, तो हम फिर वहाँ वहाँ क्या कर रहे हैं, अकेले ने कहा। श्रुति शर्मा गई। ऊपर ऊपर वो भले लड़कियों ने लड़कों के वहाँ आने का विरोध किया, लेकिन मन ही मन वो इससे खुश थी। हम लड़कियों की ऐसी ही होती हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई चाहे, फिर चाहे हम ऊपर से ऐसे देखा कि हम ऐसा नहीं चाहते। तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, ब्रजेश ने कहा। डीजे अब हनी सिंह का ब्लू आइस बजा रहा था, शायद इसलिए ताकि सुरूर में डूबे हुए सिंगल मर्द फ्लोर पर आ जाएं। जाहिर है आपने बहुत पी ली है, मैंने कहा, क्योंकि मैं बाकी लोगों को तो बहुत खूबसूरत नज़र नहीं आ रही थी। वेल, मैंने पी तो है, मगर इतनी भी नहीं, लेकिन मैंने तो हमेशा ही तुम्हें बहुत खूबसूरत माना है, ब्रजेश ने कहा। स्वीट, मैंने मनी कहा। मेरे भीतर की टकीले ने उसे एक हक दिया। मैंने तुम्हें बहुत सारे मैसेज किए, ब्रजेश ने कहा। ओह कितन, लेकिन मेरा फ़ोन, मुझे भी ये नहीं मालूम कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है। मैं जानना चाहता मैं जानना चाह मैं जानना चाहता था कि अगर हम यहाँ आ जाएं तो ठीक रहेगा ना। मैंने सबको रोकने की बहुत कोशिश भी की। इट्स ओके, आखिर हम यहाँ पर मौज मस्ती करने तो आए हैं। नाइस म्यूज़िक। तुम डांस करना चाहोगे? मुझे डांस नहीं आता। मुझे कौन सा आता है। मैंने उसके कंधे थाम लिए और हम ब्लू आइज की धुन पर थिरकने लगे। लड़कियों ने हाँ भरी और फिर हाउ स्वीट कहने लगी। देखिए, मैं एक अच्छी लड़की भी हो सकती हूँ, क्या मैं एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश नहीं कर सकती हूँ? मैंने अपने भीतर की मिनी मी से पूछा, जो कि मेरी निजी दोस्त और क्रिटिक थी। लेकिन मिनी मी अब तक सो चुकी थी। वह अल्कोहल की कृपा हुए से हुआ था। शायद अधिकतर लोग इसलिए पीते हैं ताकि उनके भीतर क्रिटिक्स की आवाज़ को चुप करा सकें, फिर उसके बाद वो जो चाहें वो वह कर सकें। 38 अध्याय 4।